जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे जहां डरा पाकिस्तान रात के अंधेरे में कर रहा है एलओसी के नालों में फायरिंग, घुसपैठ की फिराक में है आतंकवादी। बताएंगे दोस्तों क्या नए साल के अवसर पर भारत को दहलाने की कर रहा है पाकिस्तान साजिश। तो वहीं बताएंगे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका मिला है ब्रिक्स की सदस्यता तो दूर, भारत के विरोध के बाद पार्टनर कंट्रीज की लिस्ट में भी जगह नहीं मिली पाकिस्तान को। दोस्तों बताएंगे ये क्या है खबर। तो वहीं पीलीभीत एनकाउंटर के बाद आतंकी पन्नू ने बड़ी गीदड़ भभकी दे दी है दोस्तों, अब महाकुंभ को लेकर दे दिया है गीदड़ भभकी। सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां डरा पाकिस्तान रात के अंधेरे में कर रहा है एलओसी के नालों में फायरिंग। जी हां, बड़ी घुसपैठ की तैयारी में है पाकिस्तान का ये आतंकवाद। दोस्तों पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी लगातार भारत में घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तान घुसपैठ के इरादे से बड़ी साजिश रच रहा है। जी हां, इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI आतंकवादी कमांडर और पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर अधिकारियों ने कुछ दिन पहले 15 से 16 दिसंबर के बीच 3 POK ब्रिगेड में हाई लेवल मीटिंग की थी। इस हाई लेवल मीटिंग में पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल तैमूर, मेजर आदिल के साथ आतंकवादी रफीक नाई, सैफुल्लाह और शमशीर नाई भी मौजूद थे। इनका मकसद जम्मू में घुसपैठ को अंजाम देकर जम्मू के इलाके को एक बार फिर से जलाना था। इस समय घाटी में बर्फ पड़ चुकी है और घुसपैठ आसान नहीं है। ऐसे में सादे कपड़ों में आग लगाकर SSG कमांडो आतंकियों के साथ मिलकर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ड्रोन और अलग अलग तरीकों से रेकी कर रहे हैं। जी हां, हाई लेवल मीटिंग में यह भी तय किया गया है कि ड्रोन के जरिए हथियार को ड्रॉप करवाया जाए और आतंकवादियों की जो तैनाती इस समय पाकिस्तानी आर्मी के साथ फॉरवर्ड पोस्टों पर है उनको मौका देखते हुए घुसपैठ करवाने की कोशिश कराई जाए। इसके लिए खास आतंकवादियों के लॉन्चिंग कमांडर को निर्देश दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों ये तो रही पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की बात, लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी आर्मी को यह भी डर है कि बॉर्डर के पास के लोगों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से मोटिवेट कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी की वजह से स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही है, उसकी वजह से कुछ पाकिस्तानी इलाकों के लोग भारतीय सेना के संपर्क में सीधे आ चुके हैं। डर की वजह से पाकिस्तान रात के अंधेरे में एलओसी के नालों में फायरिंग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में ये हर बार का है। जैसे ही कोई नया साल आए, स्वतंत्रता दिवस का दिन आए या फिर गणतंत्र दिवस का दिन आए, पाकिस्तान भारत को दहलाने की कोशिश करता है ताकि जश्न में डूबे भारत को गम दे सके। लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान से काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। ऐसे में उनके हर एक मंसूबों को फेल करने के लिए भारतीय सेना तैनाती के साथ खड़ी है। ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी कहना मत भूलेगा आप लोग दोस्तों। तो वहीं आपको अगली खबर बता दें, पाकिस्तान को झटके पर झटका। जी हां, ब्रिक्स की सदस्यता तो दूर, उसको भारत के विरोध के बाद पार्टनर कंट्रीज की लिस्ट में भी जगह नहीं मिली। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर बता दें, ब्रिक्स में सदस्यता पाने की उम्मीद रखने वाले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। भारत के कड़े विरोध की वजह से पाकिस्तान न सिर्फ ब्रिक्स की सदस्यता से वंचित हुआ बल्कि उसे पार्टनर कंट्रीज की सूची में भी जगह नहीं मिल पाई। इस बीच तुर्की ने खुद को ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज की सूची में शामिल कराकर महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किया है। रशिया ने हाल ही में 13 नए पार्टनर कंट्रीज की घोषणा की है। इन देशों में अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान और वियतनाम शामिल है। ये देश 1 जनवरी 2025 से ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज बनेंगे। पाकिस्तान जो चीन और रशिया के समर्थन से ब्रिक्स में प्रवेश की कोशिश कर रहा था, इस सूची में अपनी जगह बनाने में असफल रहा। जी हां, माना जा रहा है कि कश्मीर मुद्दे पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के रुख में बदलाव की वजह से भारत ने तुर्की की दावेदारी का विरोध नहीं किया। दूसरी ओर पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिशें भारत के सख्त रुख के कारण विफल रही। तुर्की की सफलता इस बात का उदाहरण है कि राजनयिक लचीलापन और रणनीति का कितना महत्व होता है। पाकिस्तान को अब अपने राजनयिक प्रयासों पर पुनर्विचार करना होगा। तो वही बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के पीलीभीत एनकाउंटर के बाद आतंकी पन्नू की गीदड़ भभकी, कहा इसका बदला महाकुंभ में लेंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरनपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुठभेड़ में खालिस्तान समर्थक 3 आतंकियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ के बाद कनाडा में बैठा खालिस्तानी आतंकी गुरपंजन सिंह पन्नू बौखला गया। उसका वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो गीदड़ भभकी दे रहा है। उसने महाकुंभ में पीलीभीत एनकाउंटर का बदला लेने की बात कही। पन्नू 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी
बोलता है वो कहता है कि इन तारीखों को याद रखना। पन्नू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी अपशब्द कहे। पीलीभीत में वर्ष 1991 में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादियों को शहीद बताया। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पीलीभीत मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। जी हाँ, तो वहाँ से बैठे बैठे दोस्तों यानी कनाडा में बैठा ये आतंकवादी खालिस्तानी भारत को धमकी दे रहा और महाकुंभ में हलचल पैदा करने की गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब इन चिटुर पुटुर आतंकवादियों से डरने वाला नहीं तो सामने लाइक का बटन है, दबाना मत भूलिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे और आप तक खबरें पहुंचती रहे। वहीं बता दें अब बांग्लादेश की बिल्कुल भी खैर नहीं। जयशंकर जी इधर अमेरिका के लिए हुए रवाना तो उधर यूनुस को अमेरिका का आ गया फोन, हिंदुओं की रक्षा का उठा डाला मुद्दा। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी आज से 6 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। इस बीच उनके अमेरिका पहुंचने से पहले ही भारत का ग्लोबल पावर देखने को मिला। विदेश मंत्री जयशंकर जी अमेरिका पहुंचे इससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने मोहम्मद यूनुस को नसीहत दे दी और अल्पसंख्यकों पर किसी भी तरह के अत्याचार न करने के लिए खबरदार कर दिया। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने सोमवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से बातचीत की। अमेरिकी सरकार द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार सुलिवन ने चुनौतीपूर्ण समय में बांग्लादेश का नेतृत्व करने के लिए यूनुस को भी धन्यवाद दिया। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने सभी लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। जयशंकर जी का यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा चिंता का मुख्य विषय बनी हुई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों से अपना भारत में गहरा असंतोष है। इन हालातों में भारत सरकार ने बांग्लादेश पर दबाव बनाने की रणनीति भी अपनाई है। माना भी जा रहा है कि जयशंकर जी अपनी इस यात्रा में अमेरिका के सहयोग से बांग्लादेश को कड़ा संदेश देंगे। जी हाँ, तो वहीं अमेरिकी किलर मिसाइल पर बाइडेन ने चलाया डंडा तो घबराए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। परमाणु बम पाकिस्तान की रक्षा के लिए है। जी हाँ, अमेरिका के पाकिस्तान के लंबी दूरी के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम पर बैन लगाने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बौखला गए हैं। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान का मिसाइल कार्यक्रम उसके लिए खतरा है, इससे घबराए शहबाज शरीफ ने मंगलवार को सफाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम केवल रक्षात्मक प्रकृति का है। जी हाँ, शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका के पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम पर लगाए गए बैन का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, यानी क्लैरिफिकेशन नहीं है और हम अपने परमाणु कार्यक्रम में कोई भी समझौता नहीं करने जा रहे हैं। अमेरिका के बयान के बाद से पाकिस्तान की सरकार लगातार सफाई पर सफाई दे रही है। वहीं एक्सपर्ट ने दोनों देशों के बीच रसातल में जाते रिश्तों को लेकर चेतावनी दे दी है। तो वहीं आपको बता दें यूएई में एंट्री हुई मुश्किल तो पाकिस्तान ने मजबूरी में अब उठा लिया ये कदम। भड़क गए उनके नेता, बताने लगे शर्मनाक है ये कदम। जी हाँ, पाकिस्तान के इमिग्रेशन ब्यूरो के महानिदेशक मोहम्मद तैयब ने सोमवार को कहा कि मध्य पूर्व देश संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को अब पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की जरूरत होगी। उन्होंने प्रवासी पाकिस्तानियों पर सीनेट की स्थायी समिति को बताया कि ये निर्देश सभी तरह की यात्रा पर लागू होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पाकिस्तानी बिना उचित मंजूरी के खाड़ी देश के लिए प्रस्थान न कर सके। भिखारी और नियम तोड़ने वाले पाकिस्तानियों को लेकर यूएई में हो रही फजीहत के बीच पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। इमिग्रेशन ब्यूरो के महानिदेशक ने बैठक में बताया कि सभी यूएई ट्रैवल एजेंट्स को इसका पालन करने का निर्देश दिया गया है। वहीं बता दें अमेरिका में मारा गया कुख्यात ड्रग माफिया सुनील यादव गोली लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। जी हाँ, ड्रग माफिया सुनील यादव उर्फ गोली की अमेरिका के कैलिफोर्निया में हत्या कर दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बताया जाता है कि कभी सुनील यादव भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान से भारत ड्रग्स लाने में सुनील की बड़ी भूमिका थी। वो दुबई और अमेरिका में बड़े पैमाने पर ड्रग डीलिंग का काम करता था। 2 साल पहले सुनील दिल्ली से राहुल नाम के नकली पासपोर्ट पर अमेरिका पहुंच गया था। हाल ही में राजस्थान पुलिस ने सुनील यादव के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी की थी। इसके अलावा उसके कुछ सहयोगियों को एजेंसियों की मदद से दुबई में गिरफ्तार किया गया था। भारत में कुछ साल पहले सुनील यादव की ड्रग्स कंसाइनमेंट पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए आकी गई थी। जी हाँ, वहीं आपको बता दें डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर कंट्रोल चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। कहा नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ग्रीनलैंड ने कहा हम बिकाऊ नहीं और ना ही कभी बिकेंगे। जी हाँ, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने शपथ ग्रहण से पहले लगातार अपने सहयोगी और पड़ोसी देशों को परेशान करने वाले बयान दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने सोमवार को ग्रीनलैंड को अमेरिकी कंट्रोल में लेने की बात कही। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नेशनल सिक्योरिटी और पूरी दुनिया में आजादी के लिए अमेरिका को लगता है कि ग्रीनलैंड पर हमारा कंट्रोल बेहद जरूरी है। बता दें कि ग्रीनलैंड
ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में मौजूद एक आइलैंड है। ये डेनमार्क के कंट्रोल वाला एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसका अपना प्रधानमंत्री होता है। ऐसे में दोस्तों ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट एगेडे ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड हमारा है, हम बिकाऊ नहीं है और ना ही कभी बिकाऊ होंगे। हमें आजादी के लिए अपने लंबे संघर्ष को नहीं खोना चाहिए। वहीं बता दें, शेख हसीना की भारत से प्रत्यर्पण की मांग के बाद बेटे साजिब का बड़ा बयान, जिसने बांग्लादेश की राजनीति में मचा दिया भूचाल। दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अमेरिका में रह रहे बेटे ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली देश की अंतरिम सरकार पर न्यायपालिका को हथियार बनाने और अवामी लीग के नेताओं को सताने के लिए जासूसी अभियान शुरू करने का आरोप लगाया है। हसीना के बेटे साजिब वाजिद ने यह आरोप तब लगाया है जब बांग्लादेश ने उनकी मां के भारत से प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग कर दी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने अब 10 प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका वापस भेजने के लिए भारत को एक राजनयिक संदेश भेजा है। भारत ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से राजनयिक संदेश प्राप्त होने की पुष्टि की, लेकिन इस पर टिप्पणी करने से परहेज किया। बांग्लादेश के इस कदम से दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में साजिब वाजिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट में लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के माध्यम से चलाए जा रहे इस फर्जी अदालती प्रक्रिया को राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बनाकर अवामी लीग के नेतृत्व पर हमला किया जा रहा है। ये न्याय का अपमान है। वाजिद ने आरोप लगाया कि यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने न्यायपालिका का राजनीतिक उद्देश्य से दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि जुलाई और अगस्त के बीच मानवाधिकार उल्लंघन की हर घटना की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, जैसे कि बांग्लादेश ने शेख हसीना की वापसी चाहिए है, क्या भारत इस मामले में मना कर सकता है? किस आधार पर कर सकता है मना? तो आपको बता दें दोस्तों, भारत हमेशा ही पड़ोसियों से अच्छे रिश्तों की बात करता रहा है। बांग्लादेश भी इसमें शामिल है। नेबर फर्स्ट की पॉलिसी के तहत भारत ने लगातार उसकी सहायता की है, लेकिन फिलहाल मसला अलग है। दोनों देशों के बीच में 2013 से प्रत्यर्पण की संधि है। प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक दोनों देशों को एक दूसरे के अपराधी सौंपने पड़ते हैं। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसमें कम से कम 1 साल की सजा का प्रावधान है तो उसे प्रत्यर्पित किया जाएगा। संधि में लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति ने राजनैतिक स्वरूप का कोई अपराध किया है तो उसके प्रत्यर्पण से इनकार भी किया जा सकता है। हालांकि हत्या, नरसंहार और अपहरण जैसे अपराधों में शामिल व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, कोई भी देश प्रत्यर्पण से इनकार कब कर सकता है? आपको बता दें, अगर अपराध राजनीतिक हो या फिर आरोपी ये यकीन दिला सके कि राजनीतिक द्वेष की वजह से ऐसा किया जा रहा है या फला देश लौटने पर उसकी जान को खतरा हो सकता है तो होस्ट देश मना कर सकता है उसके प्रत्यर्पित को। संधि में एक अनुच्छेद ये भी है कि दोनों देशों में कोई भी पार्टियां नोटिस देकर संधि खत्म कर सकती है, लेकिन ये एक्सट्रीम स्टेप है जिसे अगर कोई भी एक देश ले तो राजनयिक रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। फिलहाल भारत इस मामले में कोई सीधी या कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। वैसे भी इन मामलों में काफी वक्त लगता है क्योंकि तकनीकी और कानूनी प्रोसेस धीरे धीरे होती है। जी हाँ, तो दोस्तों, इस संधि का इस्तेमाल कर सकता है अपना भारत प्रत्यर्पित को रोकने के लिए। जी हाँ, ऐसे में क्या आपकी राय हम जानना चाहते हैं दोस्तों, क्या शेख हसीना जी को वापस उनके देश बांग्लादेश भेज देना चाहिए भारत को या फिर उनको भारत में ही रखना चाहिए? जो भी आपकी राय हो दोस्तों बताना मत भूलिएगा। देखते हैं क्या है हमारी प्रिय जनता की राय। तो वहीं आपको बता दें, अब चांद पर इंसान भेजने की भी हो गई तैयारी। इसरो ने बताया किस साल लहराएगा तिरंगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ का कहना है कि भारत 2040 में चांद पर लैंडिंग करेगा। उन्होंने कहा कि हम इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू करने वाले हैं और इंसान को चांद पर लैंड कराएंगे। यही नहीं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी 2035 में स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। स्पेस स्टेशन मॉड्यूल की लॉन्चिंग 2028 में की जाएगी और फिर अगले 7 सालों में अभियान पूरा हो जाएगा। जी हाँ, भारत के चंद्रयान मिशन की बड़ी सफलता के बाद इसरो का यह महत्वाकांक्षी अभियान पूरी दुनिया को अंतरिम में भारत की क्षमता को दिखाने वाला है। ऐसा सोमनाथ जी ने कहा कि अगले 15 सालों का रोड मैप हमने तैयार कर लिया है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ प्रयासों में जुटे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच इसरो को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना मत भूलेगा। और ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।